बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का इंकशाफ रखते हैं, तहलका खेज भी कह सकते हैं। इंकशाफ तो पुराना है लेकिन मौजूदा हालात के अंदर वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिप्लेस करता है तमाम के तमाम चौधरी निज़ामुद्दीन के बयानिए को, 9 मई के बयानिए को, और जो सब कुछ इस वक्त एक पाकिस्तान पूरे के अंदर भौचाल खड़ा किया हुआ है, एक पाकिस्तान पूरे को कशमकश की, और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पूरे को हैजान की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कभी DGISPR सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी जहरीली किस्म की। तो आप ज़रा चीज़ों को अगर खोल के देखें तो ये जो इंकशाफ है, और वो भी फ़ौज के अंदर से, और वो इंकशाफ एक जनरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर और डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक को फ़ौज ने कत्ल किया था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कहूँगा तो बहुत गुस्सा आएगा, बगावत, गद्दारी, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये फ़ौज के अपने जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ये फरमा रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जो कि आर्मी चीफ थे, उनको फ़ौज ने कत्ल किया। अब आप ये कहेंगे कि इस बात का इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब को कत्ल तो बहुत पहले किया जा चुका, 80s के अवाइल में जो आखिरी साल थे चंद, उनके अंदर ये हुआ, तो आज इसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ज़रा जनरल रिटायर्ड फैज़ चिश्ती साहब ने कहा क्या, ये सुनिए। आपके ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक को किसने मरवाया? आर्म फोर्सेस, आर्मी के ऐसे जहाज फौज का, पायलट फौज के, एयरपोर्ट फौज की, और बाकी क्या रह गए? दिस इज माय आंसर। आपने सुन लिया। अब इससे ज़्यादा वाज़े तौर पर तो एक्विजिशन जो है या एक्यूज़ करना या वाज़े तौर पर ज़िम्मेदारी पॉइंट आउट करना मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। और आर्मी के अगर ये जनरल हैं, फैज़ चिश्ती साहब रिटायर्ड जनरल थे उस वक्त, लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज के जनरल रहे हुए हैं, और अगर ये कोई गलत आदमी थे तो जनरल के ओहदे तक तो नहीं पहुंच सकते थे। और फिर ये एक्विजिशंस करने के बाद, ये इल्ज़ामात लगाने के बाद ये इसी दुनिया में थे और इनसे पूछा भी जा सकता था। जैसे जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल आज किया जा रहा है, अगर इन्होंने मिलिट्री के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल किया, तो फिर उसके बाद इनका भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। नहीं किया गया, इनको बुलाकर नहीं पूछा गया, इनसे ये तक नहीं पूछा गया कि आप ये एक्यूज़ क्यों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जनरल ज़ियाउल हक जिस जहाज़ में कत्ल हुए वो जहाज़ भी फ़ौज का, पायलट भी फ़ौज का, एयरपोर्ट्स भी फ़ौज के, मतलब कि सिक्योरिटी और हर चीज़ फ़ौज की। तो फिर आज तक हमें तो पता ना चल सका, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। वो तो एक्यूज़ कर गए, खुलेआम एक्यूज़ कर गए कि फ़ौज ने अपने आर्मी चीफ को कत्ल किया। ये जनरल फैज़ जो कि फैज़ चिश्ती जो उस वक्त रिटायर्ड थे, लेकिन ज़ाहिर है जब जनरल ज़ियाउल हक आर्मी चीफ थे तो उस वक्त वो भी सर्विंग ऑफिसर थे पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। अब जनरल ज़ियाउल हक का जो किस्सा है पूरे का पूरा, उसको अगर आप गौर से देखें तो कह तो जनरल रिटायर्ड फैज़ चिश्ती ठीक रहे हैं कि जहाज़, पायलट, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी सब कुछ फ़ौज की थी। तो फिर अगर उनका कत्ल किया गया तो फिर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कौम के सामने रखनी चाहिए थी उसकी फाइंडिंग्स। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो किसी न किसी ने लापरवाही तो की होगी, कोई सिक्योरिटी का लैप्स हुआ होगा, तो उनको सज़ा देनी चाहिए थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आज तक APS के जो लोग हैं, उनमें लोअर लोगों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ऊपर जो कोर कमांडर थे, जो आज भी शायद कश्मीर के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन लगाया हुआ है, जो ब्रिगेडियर्स थे, जो ऊपर लोग थे, उनको भी तरक्कियां दी गई, उनमें से कोई ज़िम्मेदार नहीं। फिर इसी तरीके से उसामा बिन लादेन, उनका जो सारा मामला हुआ था उसमें भी हमें नहीं पता कि ज़िम्मेदार कौन था, किसकी लैब्स थी। तो ये 9 मई का तो हम देखते हैं कि 105 लोगों को सज़ाएं खड़का दी हमने, मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, कोर्ट मार्शल कर दिए। हमें चाहिए था बयानिया, तो हमने जनरल फैज़ हमीद को भी उठा लिया। अब हम कायनात चचा जो हैं, वो कायनात टोकरी वाली जो है, उसमें जो बैठे हुए कायनात चचा हैं, उनसे हम मीडिया के अंदर ये खबरें भी लगवाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हाथ कांपते हैं, उन्हें बीमारी हो गई है, वो बहुत परेशान है। तो ये सब कुछ हम करवा रहे हैं, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक, उनको जो जहाज़ के अंदर कत्ल किया गया था, और अब आर्मी के अपने जनरल, रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि ये फ़ौज ने ही कत्ल किया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? अगर 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है, कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो फिर
उनकी एक इन्वेस्टिगेशन करके कौम के सामने क्यों नहीं रखी जा सकती? फिर पिछले ही दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बातचीत गूंजी कि आफिया सदीकी को अमेरिका ISI ने हवाले किया था और गालिबन वहाँ पर मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि शायद पैसों की भी उसमें वजह थी लेने की। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ज़िम्मेदार हैं उनको उनके ऊपर इंक्वायरी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 105 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स किए गए हैं, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको मियाँ वाली के अंदर ट्राई करने की कोशिश की गई 9 मई के वाक़यात में, अदालत में लेके गए। जो सिविलियन जज थे, सिविलियन अदालत थी, उसमें केस चला, जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं, उसने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुकदमा बनने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद कि उनको सज़ा हो। तो जो अदालत थी उन्होंने डिस्चार्ज करके बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब ऐसे कि उनका इस मुकदमे में कोई लेना देना नहीं। उनको वहाँ से उठाया, मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्राई करके उनको सज़ा दे दी। ये अवान साहब उनके वकील हैं जो अब ये बता रहे हैं कि उनके 2 ऐसे लोग जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्हें सिविलियन अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, मिलिट्री कोर्ट ने जाके सज़ा दे दी। इसका मतलब फिर आपके सामने ही है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि दुनिया की कोई अदालत भी फिर ऐसे मामला जिसमें रातों रात लोगों को उठाया हो, वहाँ पर 100% स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। 105 लोगों के मुकदमात चलाए गए, 105 के 5 को जो है वो सज़ाएं दी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि इनको क्या सज़ाएं देनी है। तो एक तो ये पहली खबर थी। अच्छा, दूसरा एक और जो मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं उनका एक और प्रोजेक्ट था पिछले दिनों में, और वो प्रोजेक्ट था अपोजिशन इकट्ठी करो मिशन। आपने वो मिशन सुना होगा, टेलीविज़न पर बहुत सारे दोस्त कहते थे कि एक ही तरीका है कि PTI, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, ये सारे इकट्ठे हों और फिर मुहिम चलाएं। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में आपको बताता था, जाहिर है मैं पार्टी ओपिनियन नहीं देता था, अपना ज़ाती ओपिनियन आपके सामने रखता था कि ये कभी नहीं हो सकता। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते। पेट्रोल और आग मिल सकते हैं और भड़क सकते हैं, लेकिन आग और पानी मिलेंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। तो मैं आपको कहता था कि इनके अपने अज़ाइम हैं, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं सौदा कर जाएंगे, कट मार जाएंगे, PTI को नुकसान होगा, PTI जितना करीब जाएगी उतना नुकसान उठाएगी। जमात इस्लामी के बारे में भी मैंने खुल के नहीं कहा था, लेकिन ख्यालात यही थे दबे लफ्ज़ों में, और दूसरी तमाम पार्टीज़ के बारे में भी मैं आपको यही कहता था कि किसी ने वो सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी जो इमरान खान ने की, और अगर करनी होती तो कोई पहले खड़ा हो चुका होता ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। आज तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सभी ने सौदेबाजी की है। तो इमरान खान वाहिद है, और ये जो कहा जाता है कि पूरी अपोजिशन मिलकर करे, और यही मंजन बेचा गया टेलीविज़न पर। बहुत सारे कुछ ज़हीन दोस्त हैं जिनकी बदयांती नहीं होगी, मतलब फवाद चौधरी भी ये बात कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़रूरी बदयांती में ये बात कही होगी या मिलिट्री ने उनको कहा होगा कि जाकर आप कहें। कई दफ़ा जो बड़े ज़हीन लोग होते हैं वो जब अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन भी समझना शुरू करें तो तब भी वो एनालिसिस गलत कर लेते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि उनकी बदयांती शामिल हो। वो भी यही कह रहे थे, और भी बहुत सारे, कि जी ये फजलुर रहमान, PTI और फलां फलां को इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपके सामने यहाँ से ये बताता था कि हाँ, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये आइडियल बात है। वाकई अगर ये इकट्ठे होकर जोर मारें तो बड़ी सारी चीज़ों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं जब हमें पता है कि फजलुर रहमान साहब ने सारी ज़िंदगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, और उन्होंने वो किया है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है। तो ऐन मौके पर फजलुर रहमान जो है वो इन्हें धोखा दे के निकल जाएंगे और PTI को बेच देंगे, सियासी तौर पर कह रहा हूँ, और PTI को आखिरकार नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दोस्त तमाम उस टाइम बहुत ज़्यादा ये एजेंडा पैडल करते रहे, और ये एजेंडा ज़रूरी नहीं कि इनको पता हो, इनको फ़ौज ने कहा हो कि आप जाकर एजेंडा पैडल करें, अनजाने में किया होगा। लेकिन हम यहाँ से आपको बता रहे थे कि फ़ौज इसके ऊपर जो लीडरशिप है टॉप पर, जब हम फ़ौज कहते हैं ना तो ये आपने जहन में रखना है, बार बार जहन में रखना है कि जो 3 दिन पहले हमारा भाई मेजर शहीद हुआ या उससे पहले हमारे लोग, ये वो नहीं है। ये ऊपर बैठे 3-4 जनरल्स हैं। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जब मेरे मुंह से फ़ौज का लफ्ज़ निकले तो ये जनरल आसिम मुनीर, DG ISI और जो 4-5 ऊपर जनरल्स हैं, ये उनके बारे में मैं कह रहा होता हूँ। तो बहरहाल उनका एजेंडा ये था कि ये PTI को इसमें शामिल किया जाए, और फिर हस्बे जो भी जायका हो, और जब वक्त हो PTI को फिर काट दिया जाए या इनसे कटवा दिया जाए, इन अपोजिशन की जमातों से, और PTI को कट इनटू साइज़ किया जाए, और PTI के जो इस वक्त नैरेटिव है या PTI की जो उड़ान है उसके ऊपर बिठाकर ये जो अपनी तफैली पार्टियां हैं इनको भी उड़ान इनकी भरी जाए, इनका वोट बैंक थोड़ा सा बेहतर किया जाए, PTI को नुकसान पहुंचाया जाए, इन्हें फ़ायदा दिया जाए। ये मैं बार बार आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहा। अब दोनों पार्टियां जो हैं वो आश्कार हो गई। पहले तो आपके सामने जमात इस्लामी की नई
कार्रवाई और माजरत के साथ करतूत रखते हैं। जो हाफिज़ नईम रहमान है, जो उनके आजकल सरबराह हैं, हाफिज़ साहब ने एक तकरीर ठोकी है, एक बहुत बड़ा जलसा किया। जमात इस्लामी के पास अमूमी तौर पर इतने पैसे नहीं होते, वो जो जलसा था वो ऐसे ही लग रहा था कि कोई मल्टी नेशनल कंपनी कर रही है। हम क्योंकि इस धंधे में रहे हैं, धंधे का मतलब सियासत में रहे हैं, हमें पता है कि जो पैनाफ्लेक्स लगता है, जो स्टेज बनता है, उस पर पैसे लगे हों तो वो कैसा होता है, पैसे ना लगे हों तो वो कैसा होता है। वो जो जलसे में तकरीर और वो स्टेज मैंने देखा है, उससे पता चलता है कि ये वो आप मैच देखते थे ना, तो वो कहते थे कि ये जो क्रिकेट मैच है ये फ़लाँ कंपनी के तावन से आप देख रहे हैं। तो वो लग रहा था कि ये जलसा किसी तावन से, और तावन भी मुझे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का ही लग रहा था। अच्छे पैसे लगे हुए थे उस स्टेज के ऊपर जिस पर हाफिज़ नईम रहमान साहब खड़े थे। आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी यूरोपियन मुल्क की कोई पार्टी है। जो पैनाफ्लेक्स की क्वालिटी है ना, जब माल किसी और का हो तो पैनाफ्लेक्स की जो वो जो चादर होती है ना, मतलब कि जो वो शीट होती है, वो भी फिर एक्सपेंसिव वाली, उसकी फॉल भी आपको पता चलती है कि वो थिक है, मोटी है। तो पैसा लगा हुआ था किसी मोटी पार्टी का इसके पीछे। और ज़रूरी नहीं होता कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जेब से निकाल के या GHQ से आपको पैसे देती, किसी कारोबारी को कह देती है कि ये ज़रा हाफिज़ साहब ने जलसा करना है, ज़रा लगा दें पैसे। तो लग ये रहा था, ये मेरा तज्जिया है, ज़ाहिर है बाकी तो हाफिज़ साहब ही बता सकते हैं, मैं हतमी तौर पर तो उन्हें एक्यूज़ नहीं कर सकता, ये मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ। अब हाफिज़ साहब ने वहाँ पर 2 फुलझड़ियाँ छोड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जेल में बैठा है वो तरदीद करे कि अमेरिका की तरदीद करे कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देता है। अब इमरान खान ने तरदीद 14 दफ़ा गालिबन या 16 दफ़ा इसी एक साल में ट्वीट करके जेल में से तरदीद, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो तो जेल में बैठे हैं, बाहर वाले तो सुमन रहे हैं, वो जेल में से भी 14 या 16 दफ़ा तरदीद कर चुके हैं कि इजराइल और गज़ा और ये सारे मामले के ऊपर भरपूर तरीके से कौम के जज्बात को बयान कर चुके हैं। और जब पाकिस्तान के बाहर जनरल आसिम मुनीर साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ हों या मरीम नवाज़ हों, इनके इलाकों में इनकी ज़ेर कमांड कहीं पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। ये जो हाफिज़ साहब को इजाज़त दी गई है, हम समझ सकते हैं क्यों इजाज़त दी गई। इससे पहले आपको पता है इन्हीं की पार्टी के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, उनको इजाज़त नहीं दी गई। जब जब उन्होंने फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे किए, उनको और उनकी बेगम को और दूसरे लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर लेते थे। तो अब इमरान खान क्या कुछ कहते रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा। और ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका की और इसराइल की मजम्मत करें, और अमेरिका से इमरान खान इमदाद मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ इमदाद मांग रही है। और वो क्यों मांग रही है? अगर इमरान खान वाकई कौमी लीडर हैं तो वो अमेरिका से इमदाद क्यों मांग रहे हैं? सभी वो लफ्ज़ जो आजकल आपको ख्वाजा आसिफ कहते हुए नज़र आते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन, DG ISPR भी यही बातें कह रहे थे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि चाबी वाला खिलौना किसने छोड़ा है। तो माजरत के साथ बड़े एहतराम है हाफिज़ नईम रहमान साहब का, लेकिन एहतराम अपनी जगह, जो आपकी करतूतें हैं हाफिज़ साहब वो अपनी जगह। तो हाफिज़ साहब आप में चाबी भरी बड़े हाफिज़ साहब ने, और आपने वही तोते की तरह सबक बोलना शुरू कर दिया नोइंगली कि इमरान खान से बड़ा दिलेरी के साथ इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर कोई नहीं बोला। अब मैं पहले सुना दूँ इमरान खान ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। I would like to have a relationship as equals, of friendship, not as it has been before, where Pakistan has sort of been, it's like Pakistan wanting aid from the US, and then as for aid, Pakistan is expected to do certain things. If someone asks that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is it has created the dependency syndrome. I'm afraid I don't know where this has come from. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement, a homeland of Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. सुन लिया आपने। इमरान खान ने एक तो अमेरिका में कहा कि मैं बराबरी के तल्लुकात चाहता हूँ। बराबरी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान बराबर हो जाएंगे, वो ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, एक इंटेग्रिटी के ऊपर दो मुल्कों के अंदर उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर मुल्क चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के किसी पहले सरबराह ने अमेरिका में बैठ के कहा। दूसरा, इसराइल के ऊपर भी मैंने आपको सुनवा दिया उनका वाज़े लाइन कि कायदे-ए-आज़म इसका फ़ैसला कर गए हैं और वो वाज़े तौर पर अपना बयान दे दिया। अब हाफिज़ साहब, इमरान खान ने तो अमेरिका के बारे में भी वाज़े पॉलिसी है कि हमें अमेरिका से कोई मदद नहीं चाहिए कि ट्रंप साहब हमें छुड़वाएं। ये मैं हर अपने व्लॉग में कहता हूँ। हमें तो उनसे सिर्फ ये चाहिए कि जो उन्होंने रजीम की सरपरस्ती की जनरल बाजवा के साथ मिलके,
اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت جو جنرل باجوہ نے گرائی اور پھر ظلم و ستم انہوں نے کیے اور پھر جنرل عاصم منیر نے کیے، اس پر انہوں نے ٹیسٹ اپروول دی، خاموشی رکھی، اور اس میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو واپس لیا جائے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ جو مداخلت تھی یہ ختم کی جائے، اور پاکستانی ملٹری کو بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پوری دنیا کے قوانین میں کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کو کوئی خاص رعایت نہیں ہوگی اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے. اب عمران خان کا تو بیانیہ میں نے دے دیا، تو حافظ صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. مولانا مودودی صاحب کے بعد اور شاید بیچ میں سے تھوڑی دیر جو پروفیسر صاحب آئے تھے کراچی سے، ان کے بعد جو سراج الحق صاحب ہوں، آپ ہوں، یا اس کے درمیان میں پہلے قاضی صاحب مرحوم ہوں، یا آپ سارے لوگ، آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ نے جس کھونٹے کے ساتھ آپ کو باندھا ہے آپ وہاں بند گئے. جہاں جہاں ضرورت تھی، حالانکہ نام میں جماعت اسلامی ہے، اسلام کے جو قوانین ہیں، پرنسپلز ہیں، جس میں سب سے بڑی بات تو تقویٰ ہے، قربانی ہے، جہاں آپ کی قربانی کی ضرورت تھی آپ پتلی گلی نکل گئے. ہمیشہ آپ نے اقتدار کے لیے اپنے جو اصول تھے ان کو بیچ دیا. تو عمران خان تو 14-16 دفعہ بھی مذمت کر چکے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے بھی کر چکے ہیں. تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ معافی بھی مانگیں قوم سے، اور مذمت بھی کریں اپنے بھی اس کنڈکٹ کی، اور اپنے جو پریڈیسیسر سے جن کے آپ سکسیسر ہیں، جو آپ کے پریڈیسیسر سے، ان کی بھی آپ ان کے کیے ہوئے کاموں کی بھی آپ معافی مانگیں. اور انہوں نے بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا ہے اور پاکستانی عوام کو بار بار دھوکہ دیا، ورنہ مذہب کے اوپر اتنی زیادہ عوام کا لگاؤ ہے، ورنہ آپ کو 1% ووٹ بھی کیوں نہیں ملتا پاکستان کے اندر اگر واقعی آپ نے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ عوام بری ہے، عوام کو سمجھ دی، عوام کو شعور ہے، عوام آپ کی منافقت کی وجہ سے آپ سے دور جاتی ہے. ویسے پیپر کے اوپر تو آپ کا ایجنڈا بہت اچھا ہے، بڑا اسلامی ہے، بڑا انصاف پسند ہے، بڑا کلین ہے. آپ کی پارٹی کی جو اوور آل تنظیم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، لوگ بھی پارٹی کے اندر بہت بہت اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے لیڈرشپ آپ کی ہوتی ہے، وہ جب اقتدار کی اور اصولوں کی بات آتی ہے تو آپ سودے بازی کر کے اقتدار کی طرف نکل جاتے. جماعت اسلامی نے تو یہ کر دیا آج، اور اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب نے بھی بیچ دیا کام. انہوں نے وہ جو مدارس کا بل تھا وہ انہوں نے سائن کروا لیا، اور انہوں نے بھی سودے بازی کر لی، اور وہ بھی پتلی گلی نکل گئے. تو یہ جو وہ اپوزیشن اکٹھی کرو مہم تھا وہ آج اس کا دڑن تختہ ہو گیا، اور آپ کے سامنے ہم نے تفصیل سے رکھ دیا کہ اس کا معاملہ کیا تھا. اچھا جی، اگلی خبر جو کوئکلی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب بھی اب پر تول رہے ہیں، نئے بیان دے رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان ٹھوکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے پیچھے ہے، اور ہم سوورن کنٹری ہے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. اور ساتھ وہ یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ شارک مچھلی ہمیشہ پاکستانی انٹرنیٹ کو ہی کیوں کاٹتی ہے. تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ایک دم سے انقلابی کیسے ہو رہے ہیں. دوسری طرف حنیف عباسی نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ سارے گندے کام انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کیے ہیں، 26ویں ترمیم، ججز کے اوپر، کورٹس کے اوپر، تو یہ دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہماری طرح کے ہی گندے ہیں. تو ایک تو بلاول صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ نون لیگ کو کاٹ دیا ہے اگلوں نے، اور شاید ان کی باری آئے کوئی قومی حکومت بنے، تو ابھی سے وہ اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر رہے ہیں. ایک بات، اپنا ووٹ بینک کسی طریقے سے نوجوانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری بات، تیسری، آپ کے اکثر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، وہاں پر اخلاقیات بھی دیکھی ہیں، یہ ایسے معاشروں میں رہے ہوئے ہیں، تو پھر یہ لوگ کس طریقے سے ناانصافی کی سیاست کر لیتے ہیں، یہ لوگ کس طریقے سے ظلم کی سیاست کر لیتے ہیں. ان کی والدہ کو سنائپر کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، یہ آج سنائپرز جن کو لگے ان کے خلاف کیسے کھڑے ہیں. تو آپ کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ یار اتنی بہتر جگہوں سے پڑھے لکھے، اتنا پوری دنیا کا ایکسپوجر، تو پھر ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہریں کون سی لگی. یہ آپ کو ایک انٹرویو سنواتا ہوں، اور آپ یہاں سوچ لیجئے کہ جو لوگ دوسروں کے اور اپنے بچوں میں فرق کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر ہوں. عمران خان، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شخص ایسا سوچ سکے. کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کے سامنے ایسی سچویشن ہو اور وہ یہ کرے. جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر ایکوزیشن لگ رہی ہے، کون لگا رہا ہے؟ ایک آرٹسٹ لگا رہا ہے. ایک بچوں کا ڈرامہ ہے چھوٹا سا، اینک والا جن ایک ڈرامہ ہوتا تھا، اس کا ایک فنکار بتا رہا ہے کہ پاکستان کے عام بچوں کو 2 دن بعد ڈرامہ دکھایا جاتا تھا، اور بلاول اور بختاور کو 2 دن پہلے اسپیشل اس ڈرامے کو لے جا کر پی ٹی وی سے دکھایا جاتا تھا تاکہ اسکول میں جا کے وہ بڑھ کے مار سکیں بچے کہ کل زکوٹا جن یہ کرے گا اور فلاں یہ کرے گا، اور دوسرے بچے ان کی طرف دیکھیں کہ ان کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے. تو دوسرے بچے پھر ان کو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو اوپر کی باتیں پتہ ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو ریز ایسے حالات میں کریں گے کہ انہیں بتائیں گے کہ آپ دوسروں سے اعلیٰ ہیں اور دوسرے آپ کے محکوم ہیں،
اور آپ پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ کے اپنے اور دوسروں کے بچوں میں، بہت سارے لوگوں کو یہ عام سی بات لگ رہی ہوگی کہ ڈرامہ ہی دکھا دیا نا پہلے. یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ کے پاس شعور ہے. اگر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے واقعی یہ حرکت کی ہے جو ایکیوز کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بالکل بھی ایک بڑے باپ کی بڑی بیٹی نہیں تھی. انہوں نے جو کیا ہے وہ معذرت کے ساتھ بہت ہی، میں یہ کہوں گا کہ وہ چھوٹی حرکت تھی کہ آپ اپنے اور دوسروں کے بچوں میں اتنا فرق کریں کہ اپنے بچوں کو 2 دن پہلے سرکاری حیثیت ہونے کی وجہ سے ڈرامہ دکھائیں. یہ سنیے وہ آرٹسٹ کیا کہہ رہا ہے. اقتدار میں آتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. یہ ہمارا جو ڈرامہ تھا 2 دن پہلے بلاول ہاؤس جاتا تھا، بختاور اور بتاول ہمیں 2 دن پہلے ریکارڈنگ مکمل کرتا تھا پی ٹی وی. 1 دن پہلے ان کے بچے دیکھتے تھے بلاول وغیرہ کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحبہ کے بچے ہیں بے نظیر صاحبہ کے. اگلے دن اسکول میں بتاتے تھے کہ کل ہمون جادوگر یہ کرے گا، کل زکوٹا یہ کرے گا. وہ کہہ سکتے تھے. آپ کے ہمارے بچے 1 دن بعد میں دیکھتے تھے. انہوں نے بڑا دعوے کیے تھے ڈرامہ کنٹینیو کریں گے. اب برسوں اقدار ہیں ان کے والد. سن لیا آپ نے. یقین کریں میرا دل نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر میں کوئی تجزیہ کروں، کیونکہ بہت دل خراب ہوا کہ میں کم از کم بے نظیر صاحبہ کے اور چلیں جو بھی انہوں نے کونڈولیزا رائس، NRO، مشرف، جو بھی ڈیلیں کی، کرپشن کے الزامات جو بھی لگے ان کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ تو ایک سراسر سیدھی بات جو ہے اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے. اچھا جی، عبد الباسط پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر رہے ہیں ہندوستان میں، ایک اچھے ڈپلومیٹ ہیں. انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. ہماری وہی سیٹھی صاحب والی بات کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ صدر ٹرمپ ہار جائیں گے، وہ جیت گئے ہیں. اور اب رچرڈ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا، اور جیسے ہی ٹرمپ آ جائیں گے تو رچرڈ اور بھی زیادہ پریشانی کا باعث بن جائیں گے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو سب سے بڑی بے وقوفی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے جو امریکہ میں رہنے والا پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے دنیا میں کہوں گا اوورسیز میں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی مول لے لی ہے. ان کو ہیوملیٹ کیا ہے، ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں غدار کہا ہے، انہیں پتہ نہیں کون سے نام. وزیر دفاع کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں صرف پراپرٹی بیچنے آتے ہیں اور مردے دفن کرنے آتے ہیں، ان کا اور یہاں پر کوئی لینا دینا نہیں. ایسے بیہودہ ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور وہ اب بدو ایک لڑائی کی کیفیت میں ہیں چودھری نظام الدین کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایک شدید قسم کا نقصان پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اچھا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ مخالف ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں. جیو ٹی وی نے یہ سچ کر دکھایا. جب جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، بندیال صاحب وغیرہ عدالت میں تھے تو جیو ٹی وی بھرپور طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا رن کرتا تھا. ان کی کریکٹر اسیسینیشن یا عدالتی اسیسینیشن ان کی جو ہے وہ کرنے کی دن رات کوشش کرتا تھا. اب مخالفت میں جیو ٹی وی اتنا آگے چلا گیا کہ غالباً کوئی جسٹس اعجاز الحسن وفات پائے لاہور میں، اور جیو نے جان بوجھ کے یا غلطی سے شاید جسٹس اعجاز الاحسن کی وفات کی جو ہے وہ خبر چلا دی. تو وہ چیز ثابت سچ کرنے کی کوشش کی کہ ہم جس کے مخالف ہوتے ہیں اسے قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں، بھلے ابھی اس کے قبر پہ جانے کی دن ہوں یا نہ ہوں. بہرحال جیو ٹی وی نے یہ حرکت کی. بعد میں جسٹس اعجاز الاحسن کی فیملی نے تردید کی اور بتایا کہ وہ زندہ ہیں. بہرحال جیو ٹی وی نے ایک اور فیک خبر دینے کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے. خبریں اور بھی تھیں لیکن وقت یہاں پر ختم ہو گیا. ان کو پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.